हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। गेम छो मेरे प्यारे साथियों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, अपने अपने घरों में पढ़ाई में ध्यान देते होंगे। वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल एट ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ऑफ परीक्षा 365। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल एंड डूइंग वेरी वेल इन योर स्टडीज एट योर होम इन एनी वे। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू ही, और एमसीक्यू में हम लोग बढ़ चुके हैं आगे, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कुछ चीजें पढ़नी है, यानी इंडियन जुडिशरी सिस्टम के बारे में कुछ एमसीक्यूज जानने हैं। इंडियन जुडिशरी सिस्टम में मैंने आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों डिटेल में पढ़ाया था, तो आई होप आप सभी लोग को वो चीजें याद भी होंगी और बनी भी होंगी अभी तक दिमाग में। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए। 2-4-5 मिनट का लेट हो गया था क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, तो फटाफट से अपने साथियों को जोड़ लीजिए और जल्दी जल्दी वीडियो लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे कि पढ़ने में आसानी हो जाए और मज़ा आना शुरू हो जाए। युवराज अंकुर मिश्रा आ चुके हैं, विधि केशवानी आ चुके हैं, जौहर जैदी आ चुके हैं, नगमा सिद्दीकी आ चुके हैं, शशांक त्रिवेदी आ चुके हैं, अविरल विश्वकर्मा आ चुके हैं, अभिषेक चतुर्वेदी आ चुके हैं मेरे भाई, बहुत बढ़िया। सैम खान सिगरा भी आ चुके हैं क्लास में, तराना सिद्दीकी। तो फटाफट से आप सभी लोग जुड़ जाइए, फटाफट से आप सभी लोगों को जोड़ लीजिए मेरे दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप सभी लोगों को जोड़ लीजिए फटाफट से मेरे डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से जोड़ लीजिए, जल्दी जल्दी एक दूसरे को जोड़ लीजिए, तो फिर मज़ा आने वाला है। जल्दी से, बहुत बेहतरीन, जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए वीडियो लिंक, जल्दी से अपने दोस्तों को वीडियो लिंक शेयर कर दो मेरे भाइयों, जल्दी से वीडियो लिंक शेयर करो, तभी क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, नगमा सिद्दीकी आ चुके हैं, अंकुर मिश्रा आ चुके हैं, जौहर जैदी, विधि केशवानी, अब फटाफट से आप लोगों ने शेयरिंग कर दी है। शेयरिंग की स्पीड बढ़ चुकी है मेरे दोस्तों। तो हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन पहला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक हिंट कर देना चाहता हूं कि आप जब तक अगर मेरा पुराना वाला वीडियो नहीं देखे हो, जो कि मैंने आपको पढ़ाया इंडियन जुडिशरी सिस्टम के बारे में, तब तक आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। हालांकि मैं प्रश्नों में ही सारी चीजें आपको बता देता हूँ, ये आपको तो पता ही है। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है पहला प्रश्न हमारा, क्या कहता है, आइए समझते हैं। हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? पूछ रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है या कौन करता है? तो जिसको भी आंसर आता हो फटाफट से आंसर बता सकता है, जिसको भी आंसर आता हो फटाफट से आंसर बता सकता है दोस्तों। यहां पे ऑप्शंस में क्या है? प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति है, चीफ जस्टिस है यानी मुख्य न्यायाधीश है, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद। तो जल्दी से जिसको आंसर आता हो क्वेश्चन नंबर ए, जिसको भी आंसर आता हो क्वेश्चन नंबर ए का, वो जल्दी जल्दी बता सकता है मेरे दोस्तों, वो जल्दी से बता सकता है। लेकिन उससे पहले आपको लिंक को शेयर करना पड़ेगा, उससे पहले आपको अपने दोस्तों में लिंक को शेयर करना पड़ेगा। जैसा कि विधि केशवानी ने आंसर दे दिया है, विधि केशवानी ने आंसर दिया है आंसर ए यानी प्रेसिडेंट, विधि ने आंसर दिया है आंसर ए यानी प्रेसिडेंट। मेरे दोस्त देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, और अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इन पार्ट 5 इन आर्टिकल 124, in article 124 says that composition of supreme court, establishment and composition of supreme court, यानी सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन की बात की गई है। साथ ही साथ इस 124 के सब क्लॉज यानी बहुत सारे इसके और पार्ट हैं, 124 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे उसको बहुत लंबा खींचा गया है। तो 124 के सब क्लॉज 2 में कहा गया है, 124 के सब क्लॉज 2 में कहा गया है कि इसके जो जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। उसके पहले एक कॉलेजियम सिस्टम होता है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है, एक हाई कोर्ट का जज होता है और एक कोई ज्यूरिस्ट होता है। इन तीनों के द्वारा विचार विमर्श करने के बाद एक नाम रिकमेंड किया जाता है आगे राष्ट्रपति महोदय को, राष्ट्रपति महोदय उसी व्यक्ति को अपॉइंट कर देते हैं एज अ जज इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक यही प्रोसेस चलता है हाई कोर्ट के लिए भी, ठीक यही प्रोसेस चलता है हाई कोर्ट के जज के लिए भी। तो हाई कोर्ट के जज के लिए मेरे भाई आर्टिकल बदल जाता है, आर्टिकल बदल जाता है, क्योंकि वो कहां से शुरू होता है? वो 214 से शुरू होता है। तो वो 214 के 4 में है, निहित है कि हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति किस प्रकार से होगी। 124 के सब क्लॉज 2 में है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट कौन करता है? आंसर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट हो जाएगा। लेकिन फटाफट से आप उसको लिंक को शेयर कर दो बेटा, फटाफट से लिंक को शेयर कर दो जल्दी जल्दी। युवराज अंकुर मिश्रा ने भी आंसर बताया, 1 का ए,
और आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का ए। प्रश्न क्या था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, और आंसर क्या बनता है, राष्ट्रपति। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज यानी न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, यानी अवकाश कितने वर्ष में ग्रहण करते हैं, अवकाश कितने वर्ष में ग्रहण करते हैं मेरे दोस्तों। रंजना शर्मा क्लास में आ चुके हैं, सत्येंद्र यादव जी आ चुके हैं, ए आंसर कर रहे हैं। रंजना शर्मा ने भी आंसर ए किया है। रंजना जी आंसर करना है आपको सवाल नंबर 2 का, सवाल नंबर 2 का आंसर करना है। सत्येंद्र जी आई होप आपने भी सवाल नंबर 2 का आंसर किया। नहीं, अब सत्येंद्र जी का आंसर आ रहा है डी, यानी इन्होंने दूसरे का आंसर अब बताया डी और पहले का आंसर ए बताया था। बिल्कुल सही। युवराज अंकुर मिश्रा का भी आंसर दिया है, रंजना शर्मा का भी आंसर दिया है, विधि केशवानी का भी आंसर दिया है मेरे भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले आंसर दिया है सत्येंद्र यादव ने, यहाँ पे सबसे पहले सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर दिया है सत्येंद्र यादव ने, और यहाँ पे उनका नाम मैं लिखता हूँ बड़े अक्षरों में, सत्येंद्र यादव जी का। इन्होंने सबसे पहले आंसर दिया है, सबसे सही आंसर दिया है। स्पेलिंग अगर इनके नाम की गलत होगी तो माफ करना मेरे भाई सत्येंद्र जी। तो चलिए आपको बताते हैं कि 65 वर्ष है, क्या 65 वर्ष है किसी भी जज के रिटायरमेंट की आयु। किसी भी जज कौन से, सुप्रीम कोर्ट के। अगर यही हाई कोर्ट की बात हो जाती तो कितना साल हो जाता मेरे भाई, 62 साल हो जाता। अगर किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की बात होती तो ये 62 साल हो जाता, 62 ईयर्स हो जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज की बात है तो सुप्रीम कोर्ट का जज 65 वर्ष की आयु में रिटायर होता है। सुप्रीम कोर्ट का जज 65 वर्ष की आयु में रिटायर होता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन जल्दी से आंसर करता है। लेकिन इस बात सुन लीजिए कि सत्येंद्र जी आपसे भी है कि बेटा अगर और कोई आपके सामने हो दोस्त मेरे भाई तो आप लिंक को शेयर कर दीजिए जिससे कि उसको भी इंडियन जुडिशरी समझ में आए। सर बस सेकंड का गैप था आंसर देने में। चलो अब सेकंड का गैप नहीं होना चाहिए, अब सेकंड का गैप नहीं होना चाहिए। प्रश्न पूछता है सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। 3A आंसर आ रहा है 3A। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होता है मेरे भाई, चलिए देखते हैं आंसर क्या होता है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फटाफट से आंसर करो, फटाफट से आंसर करो। युवराज अंकुर मिश्रा ने बोला है 3 का सी, युवराज अंकुर मिश्रा ने बोला है 3 का सी, विधि केशवानी ने बोला है 3 का ए, जौहर जयदी ने बोला है 3 का सी। तो फटाफट से मेरे भाई विधि केशवानी का आंसर है 3 का सी। तो सबसे पहले अभी तक आंसर देने वाले हैं युवराज अंकुर मिश्रा जी। सत्येंद्र यादव जी फटाफट से आंसर दे दो मेरे भाई, सत्येंद्र यादव फटाफट से आंसर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। और एक बार लिंक को शेयर कर दो जल्दी से अपने दोस्तों में जल्दी से लिंक शेयर कर दो। रंजना शर्मा का देखो इस बार तो सेकंड नहीं मिनटों का गैप हो गया बेटा, मिनटों का गैप हो गया। रंजना शर्मा ने सी बोला है तो ध्यान दीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है। अभी तक सत्येंद्र जी का आंसर नहीं आया, सत्येंद्र जी का आंसर नहीं आया मेरे भाई। तो जल्दी से जल्दी सत्येंद्र जी आंसर दो। इसका आंसर मैं आपको बताता हूं, MS फातिमा बीवी। MS फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश थी। मैं आपको बता दूं 1989 में थी ये, 1989 में कोलेजियम के द्वारा ये चुनी गई थी। हाँ वो अलग बात है, ये CJI नहीं थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थी, लेकिन महिला न्यायाधीश तो बनी ही थी। साथ ही साथ ये भी समझ लीजिए कि ये फर्स्ट मुस्लिम थी, फर्स्ट मुस्लिम वुमेन जो कहाँ पहुंची थी, हायर जुडिशरी में पहुंची थी, इन हायर जुडिशरी फर्स्ट मुस्लिम वुमेन थी मेरे भाई। पहली महिला जो हायर जुडिशरी में पहुंची थी, उच्च न्यायपालिका में पहुंची थी सबसे पहली बार। कब पहुंची थी, 1989 में मेरे दोस्त, 1989 में MS फातिमा बीवी, याद रखिएगा हमेशा MS फातिमा बीवी। रंजना शर्मा सर ब्रेकफास्ट प्लस क्लास दोनों हो रहा है, फिर आप भी आ जाइए। अरे वाह, ब्रेकफास्ट का मेन्यू बताओ, फिर समय पहुंचते हैं, हम सभी लोग पहुंच जाते हैं, क्लास के बाद पहुंच जाते हैं, बचा के रखना। सत्येंद्र यादव सर लिंक शेयर कर रहे थे, अरे थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच। तो इसका आंसर देख लीजिए सत्येंद्र जी, MS फातिमा बीवी हो जाएगा, जो कि 1989 के बैच में कॉलेजियम के द्वारा ये चुनी गई थी, अपॉइंट राष्ट्रपति महोदय किए थे। फर्स्ट मुस्लिम वुमेन है ये जो कि हायर जुडिशरी में अपॉइंट की गई थी, पहली महिला मुस्लिम महिला है जो कि उच्च न्यायपालिका में अपॉइंट की गई थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते मेरे भाई। अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। रंजना शर्मा जल्दी से आंसर बताओ बेटा, रंजना जल्दी से आंसर बताओ। द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज्ड ऑन। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और भत्ता
शुल्क किस पर लगाया जाता है, यानी कहां से लिया जाता है, कहां से उनको मिलता है पैसा। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन सेंट्रल गवर्नमेंट, इन ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां पे बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 3 प्रकार के फंड होते हैं। कौन कौन सा फंड होता है? कंसोलिडेटेड फंड होता है, यानी संचित निधि होता है, जो कि आर्टिकल 266 के अंतर्गत आता है। कंटिंजेंसी फंड होता है, यानी आकस्मिक निधि होता है, और साथ ही साथ पब्लिक फंड होता है, जो कि लोक निधि होता है। इन तीनों में से यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया का मतलब होता है मेरे भाई आकस्मिक, जो अचानक से पैसा लेना पड़े। तो क्या इसमें अचानक से पैसा लिया जाता है? ये तो वेतन वाली बात है। कंसोलिडेटेड फंड मतलब संचित निधि या समेकित निधि, यहां से पैसा, या फिर फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग। तो आंसर आना शुरू हो गया मेरे भाई, 4 का आंसर आना शुरू हो गया है। विधि केसवानी ने सबसे पहले आंसर दिया, रंजना शर्मा ने दिया, युवराज अंकुर मिश्रा ने दिया, सत्येंद्र यादव ने दिया। सर सबकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड से ही जाता है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही आंसर बता। कंसोलिडेटेड फंड आंसर क्या हो जाएगा? सही। राजस्व का जो पैसा आता है, रेवेन्यू से जो लोग हम पैसा इकट्ठा करते हैं, सरकार इकट्ठा करती है, वो जाके कंसोलिडेटेड फंड में इकट्ठा होता है, और यहीं से वो सैलरी क्या होता है? सैलरी के रूप में सरकारी लोगों को मिलता है, जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। तो क्या मैं आपको ये भी बता दूं कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सैलरी कितनी मिलती है? क्या आप जानना चाहते हैं? तो जल्दी से बताएं। जी हाँ सर, हम जानना चाहते हैं कि उनकी सैलरी कितनी मिलती है। आप जल्दी से यस और नो करके बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिजिबिलिटी ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया? इन द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से आपको बताना कौन भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पात्रता नहीं है। मतलब क्या आपके पास ना हो तो भी आप सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकते हैं, तो भी आप सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकते हैं। रंजना शर्मा करें कि यस सर, आई वॉन्ट टू नो द सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स जज। तो चलो मैं आपको सैलरी भी बताता हूं, लेकिन आप फटाफट से पहले इसका आंसर मेरे को बता दो। इसका आंसर जल्दी से जल्दी बता दो भाई मेरे को, ठीक है? तो देखिए इनकी सैलरी है कितनी वर्तमान समय में, उससे पहले कितनी सैलरी हुआ करती थी? 1 लाख सैलरी। कितनी? 1 लाख सैलरी होती थी मेरे भाई, 1 लाख सैलरी होती थी, समझ रहे हो? 1 लाख सैलरी होती थी किसकी? यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेन जज। क्या लिख दूं मैं यहाँ पे? मेन जज यानी CJI। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 90,000, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 90,000 यानी 90,000। किसकी सैलरी की बात करेंगे यहाँ पे? ये भी थी, वर्तमान नहीं, ये भी थी। और ये किसकी है? अदर जज की। आप आंसर बताओ फटाक से मुझे, 5वें का। ये अदर जज की सैलरी थी, लेकिन फाइनल कंडीशन क्या हो चुका है? इनकी सैलरी है 2,80,000 वर्तमान, ये है प्रेजेंट सैलरी 2,80,000, और इनकी सैलरी है मेरे भाई 2,50,000, 2,50,000। अब समझिएगा कि ये अलग अलग क्यों लिखा। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कुछ होती है, अब वो कितनी है मैं आपको बताऊंगा कि वो 34 है वर्तमान समय में। उनमें से एक होता है मेन जज, और बाकी बचे 33, वो 33 होते हैं अदर जज। तो जो मेन जज है मेरे दोस्त, इनकी प्राचीन से मतलब इनकी पुरानी सैलरी होती थी 1 लाख रुपए, वर्तमान सैलरी है 2,80,000 रुपए। इनकी अदर जज की यानी अन्य न्यायाधीश की सैलरी 90,000 थी, अब 2,50,000। देख रहे कितनी स्पीड से सैलरी बढ़ी है, कितनी स्पीड से सैलरी बढ़ी है। रंजना शर्मा ने दिया है 5 का डी, युवराज अंकुर मिश्रा ने दिया है 5 का बी, विधि केशवानी ने दिया है 5 का बी। सत्येंद्र जी का आंसर अभी तक नहीं आया, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डाउट हो रहा है उन्हें। रंजना ने दिया शुड बी अ ज्यूरिस्ट। तो चलिए उम्मीद करता हूँ सैलरी वाला डिपार्टमेंट समझ आया होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया भाई उसको होना ही चाहिए। दूसरा, एज शुड बी 35 ईयर्स, एज शुड बी 35 ईयर्स। तो अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो तो मैं आपको एक आर्टिकल बताता हूं, आप पढ़िएगा इसको। आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 3, इसके अंदर लिखा है एलिजिबिलिटी। क्या लिखा है बेटा? एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या होनी चाहिए एक व्यक्ति की जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकता है। पहली योग्यता, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी योग्यता कि वह 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। ऐसी कहीं भी योग्यता नहीं लिखी है, जो बी वाला पार्ट है ना, ऐसी कहीं भी योग्यता नहीं लिखी हुई है। यानी न्यूनतम आयु का वर्णन कहीं भी नहीं है बेटा, न्यूनतम आयु का वर्णन कहीं भी नहीं है। क्या है वहां पे समझिएगा कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही साथ किसी भी हाई कोर्ट में, देश के किसी भी हाई कोर्ट में
कम से कम 10 वर्षों का वकालत यानी अधिवक्ता का अनुभव हो। कितने सालों का? शुड हैव प्रैक्टिस्ड एटलीस्ट 10 years इन एनी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, ये होना चाहिए। इसने पूछा है कि कौन सा नहीं होना चाहिए, तो 10 साल कम से कम उसको अधिवक्ता या वकील रहना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर ये वाली पात्रता उसके पास नहीं है तो वो किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक जज रहा हो। किसी भी हाई कोर्ट में मिला के भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, जजों का ट्रांसफर भी होता है बेटे, मिला के रहे अगर 5 साल तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रहे या किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहे, ये वाली कहानी। और ये कहानी शुड बी अ ज्यूरिस्ट। ज्यूरिस्ट का मतलब होता है या तो राष्ट्रपति की नजर में इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट ही शुड बी अ ज्यूरिस्ट, यानी न्याय का ज्ञाता हो, न्यायविद हो मेरे भाई। अब बताओ 10 साल जिसको वकालत का एक्सपीरियंस रहेगा, 10 साल जिसको वकालत का एक्सपीरियंस रहेगा, वकील बनने में ही उसको कितना समय लग जाता है? काफी समय लग जाता है। 25-30 साल के बाद तो वकील बनता है, 10 साल का उसके पास एक्सपीरियंस, मतलब बड़ा ही तनाव। जज बनने में और हाई कोर्ट में वकील बनने में इतना आसान नहीं है, तो 35 साल न्यूनतम आयु नहीं हो सकती मेरे भाई। इसलिए यहां पे कहा गया कि न्यूनतम आयु की कोई बात नहीं है, न्यूनतम आयु की कोई बात नहीं। ओहो ब्लंडर हो गया। अब देखो, यू आर यूजिंग सुपरफ्लुअस इन योर कमेंट, जस्ट लिसन टू मी, ब्लंडर मिस्टेक यू कैन नॉट यूज। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, बट ब्लंडर के अंदर ही आ जाता है बहुत बड़ी मिस्टेक। तो व्हाई आर यू यूजिंग मिस्टेक विद द ब्लंडर? सिर्फ ब्लंडर यूज करो, ब्लंडर का मतलब ही होता है बिग मिस्टेक। चलिए, तो इतना समझ आए। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई इसका? इसका आंसर हो जाएगा एज शुड बी 35 ईयर्स। और सबसे पहले आंसर किसका आया था? विधि केशवानी का। विधि केशवानी का आंसर आया था। तो विधि का नाम यहाँ पे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। विधि का नाम यहाँ पे सुनहरे, ये देखो इतना सुनहरा हो गया कि पूछो ही मत, इतना सुनहरा हो गया मेरे भाई। ये देखो विधि केशवानी, स्पेलिंग क्या होती है? तो इस सवाल के विजेता हैं विधि केशवानी। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आप सभी लोग शेयर करते रहो मेरे भाई, फटाफट से शेयर करते रहो, जिससे कि पढ़ाने में और आनंद आता रहे, जिससे कि पढ़ाने में और ज्यादा आनंद आता रहे। चलो अगला सवाल आपके सामने कुछ ये रहा। अगला सवाल आपके सामने मेरे भाई, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए किसी भी उच्च न्यायालय में वकालत का अनुभव क्या होना चाहिए? अब ये देखो, ये तो मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बता दिया। इसका अगर नहीं बताया ना, अरे सही बताया, हो सकता है एग्जाम में आ जाए रंजना, किसी एग्जाम में आ जाए, ऐसे होते हैं, कॉमन एरर मिस्टेक हो जाती है। तो मुझे दिखा, मैंने बता दिया, तुम्हें दिखा, तुम भी बताओ। 5 5 5 5 5 5। अरे देखो, इस तुम पहले नाश्ता कर ले बेटा तू, क्योंकि तेरा भेजा तो फ्राई हो चुका है, काम नहीं कर रहा। यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ देखो क्या लिखा है, वकालत। क्या लिखा है? पढ़ो इसको पढ़ो, वकालत। पढ़ लिया कि नहीं? क्या लिखा है ये? वकालत। 6A। रंजना बोल रही है 5, विधि बोल रही है 6A। 6A। अभी मैंने चिल्लाया, बोला, इस कम वाले बाल के टकले के साथ मैंने आपको समझाया, और ये समझाया बेटा कि अगर आपको बनना है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश या जज, तो आपको किसी भी हाई कोर्ट में एटलीस्ट 5 साल जज रहना होगा। जज की पोस्ट बड़ी होती है ना वकील से, तो जज के लिए कम समय है, और वकील की पोस्ट थोड़ी छोटी होती, मान लो नीचे होता है, तो उसके लिए ज्यादा समय है। तो अगर वकालत कर रहा है तो 10 साल, अगर न्यायाधीश है मेरे भाई, अगर न्यायाधीश है तो 5 साल, अगर न्यायाधीश है बेटा तो 5 साल, तब 5 साल। क्लियर है रंजना मैडम? क्लियर है? तरुण गुलरजानी क्लास में आ चुके हैं। विशाल कुमार जी ने आंसर दिया 10, रंजना शर्मा ने आंसर दिया 10, सिल्वर सर्फर क्लास में आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप सभी लोग चमकते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने अपने घरों में पढ़ाई में ध्यान देते रहिए, लेकिन वीडियो लिंक भी बीच बीच में शेयर करते रहिए। उनको बताओ यार कि देखो सुप्रीम कोर्ट का पोस्टमार्टम हो रहा है, यहाँ पे हर एक चीज निकल के आ रही है, कैसे सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं। तो देखो अगला सवाल आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में वकालत करने के लिए प्रतिबंधित है। भैया सुप्रीम कोर्ट के आप वकील रहे थे, या फिर सुप्रीम कोर्ट के आप न्यायाधीश रहे थे, अब आपकी एज हो गई 65 साल, अब आपकी एज हो गई 65 साल, 65 वर्ष पूरी। अब बताओ आप देश के किस न्यायालय में वकालत कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर हुए न्यायाधीश में वकालत करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कहां कहां वो वकालत कर सकते हैं? लेट हो गया सर, खाना बना, अरे
भाई खाना बनाते हैं, लेके आना खाया जाएगा साथ में, लेके आना साथ में खाया जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट से। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो, 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो और आप रिटायर हो चुके, तो बताओ आप किस न्यायालय में वकालत कर सकते हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वकील कभी भी रिटायर नहीं होता। वकील की एज जब तक जिंदा है तब तक वकालत कर सकता है, 100 साल, 200 साल, 500 साल। जैसे राम जेठमलानी जी का नाम ही सुन लीजिए, राम जेठमलानी बहुत बड़े वकील हुआ करते थे, फिलहाल तो वो खुदा को प्यारे हो चुके हैं मेरे भाई। तरुण भाई बर्तन भी धुल लीजिएगा। अच्छा बहुत बढ़िया, बर्तन धुल के आइएगा भैया। लेकिन हाँ, बर्तन मेरी तरफ से तो ये है कि बर्तन धुलो चाहे ना धुलो, लेकिन लेके जरूर आना जो बनाए हो। तो जल्दी से इसका आंसर बता दो मेरे भाई, जल्दी से। तरुण जी का आंसर आया है बी, विधि केशवानी का भी आंसर आया है बी, यानी प्रतिबंधित है। एनी कोर्ट बिलो हाई कोर्ट, एनी कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकता, बाकी किसी भी कोर्ट में कर ले, या फिर एनी कोर्ट ऑफ इंडिया किसी भी कोर्ट में नहीं कर सकता, या एनी कोर्ट बिलो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से नीचे किसी भी कोर्ट में, या फिर किसी भी सिविल कोर्ट में यानी दीवानी न्यायालय में। तो मेरे भाई युवराज अंकुर मिश्रा ने भी बताया 7 का बी आंसर है। बी 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 किसकी बी बी मुझे नहीं पता किसकी बी बी, लेकिन यहाँ पे आंसर बनता है 7 का बी। कोई भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, उससे ऊंची पोस्ट तो वकीलों की, जज की कहीं भी नहीं हो सकती। अगर ऐसी स्थिति में वो रिटायर होते हैं तो किसी भी हाल, किसी भी परिस्थिति में मेरे भाई किसी भी कोर्ट में वकील बनने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि अब वो इतने बड़े ज्यूरिसडिक्शन के पोस्ट पे काम कर चुके, इसलिए वो प्रतिबंधित है। इसलिए वो क्या है, प्रतिबंधित है, रिस्ट्रिक्टेड है किसी भी कोर्ट में वकालत करने के। तो आंसर क्या हो जाएगा, एनी कोर्ट ऑफ इंडिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज हैं? फटाक से आंसर बताओ मेरे भाई। ले आएंगे सर, फटाक से आंसर बताओ मेरे भाई कि सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुल जज की संख्या कितनी है? जल्दी से आंसर बता दो मेरे भाई। सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या कितनी है? जल्दी से जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। तब तक मैं आपको कुछ एडिशनल जानकारी इसके अंतर्गत देता रहूं। इसके अंतर्गत मैं आपको 8वें सवाल में एडिशनल जानकारी देता रहूं मेरे भाई। तो समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था भारत देश में? 1950 में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था भारतीय संविधान के तहत। 1950 में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था भारतीय संविधान के तहत। ध्यान से सुनिएगा। और ये जो सुप्रीम कोर्ट बना भारत में, ये इससे पहले 1935 का जो शासन अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम आया था, इसके तहत एक संघ न्यायालय बना था, फेडरल कोर्ट बना था भारत में। और वही फेडरल कोर्ट से हमने 1950 में अपने सुप्रीम कोर्ट का गठन किया। अब समझिएगा बात, जब सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया उस समय यानी 1950 का समय है। 1950 में भारत के सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या थी 8, यानी 1 + 7। टोटल न्यायाधीश की संख्या कितनी थी मेरे भाई? 8। इस बात को समझिएगा। 1 का मतलब है कि एक चीफ जस्टिस की बात हो रही है, और 7 का मतलब है कि 7 अदर जज थे। नेक्स्ट फिर कहानी बढ़ी 1956 में। अब यहीं पे प्रश्न होता है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या को कौन बढ़ा सकता है, कौन घटा सकता है? तो आंसर क्या बनेगा? पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑल्सो। क्लियर है इतनी बात? तो 1956 की बात है। फिर उसके बाद 1956 में क्या हो गया मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा, 1 + 10 हो गया। 1 + 10 यानी 11 हो गया, 11। फिर 1960 में ये बदला है कहानी। 1960 में ये हो गया मेरे दोस्त समझिएगा 1 + 13 यानी टोटल हो गया कितना? 14। 1977 यानी 77 में एक बार फिर से ये कहानी बदली है और हो गई है 1 + 17 यानी 18। ये जज की संख्या बढ़ रही है। 1986 में एक बार फिर से बढ़ा है और ये हो गया है 1 + 25 यानी 26। इसको याद रखिएगा, कभी भी पूछ लेता है कि कब जज की संख्या बढ़ा। अगर आप सीडीएस या ओटीए की तैयारी कर रहे हैं तो पूछता है। साथ ही साथ यूपीएसआई और आरआरबी एनटीपीसी में भी इस सवाल के आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। 1986 के बाद ये संख्या बढ़ा है 2008 में। 2008 में बढ़ा और ये कर दिया गया 1 + 30 यानी 31। 1 + 30 यानी 31। 2008 में 1 + 30 यानी 31 हो गया था। तो चलिए मेरे भाई, तरुण सर ने दिया है 30, रंजना शर्मा ने दिया है 31। तरुण सर बोले मैक्सिमम 34 हो गए हैं। तरुण गुलजानी 35 साल पे रिटायरमेंट भी हो जाता है। बिल्कुल सही। विशाल कुमार जी बोले सर जी आज तो आप भी जज लग रहे हो। अरे मेरे भाई, मैंने वकालत नहीं की है, मैंने एलएलबी नहीं की अभी तक, लेकिन थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच, बाल वाल झड़ गए इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ाते। तो देखिए 2008 की ये बात है, इस प्रश्न में थोड़ी सी छूट गई ये चीज़ें जो अपडेट नहीं थी। 2019 में मेरे भाई, 2019 की बात बताता हूँ, 2019 में 1+33 कर दिया गया, 1+33 कर दिया गया। तो वर्तमान समय में अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की बात की जाए, वर्तमान समय में अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की बात की जाए मेरे प्यारे साथियों, तो कितनी हो जाएगी? 34 हो जाएगी। अगर आप लोगों ने इसी ऑप्शन में से तुक्का मारा है तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए मुक्का, अगर आपने मारा है तुक्का तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए मुक्का। बाकी आंसर क्या होने वाला है? 34 होने वाला है। ये वाला डेटा का स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, याद कर लो, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे गए हैं। और सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से कहां पूछे गए? ये पूछा गया कि शुरू में कौन था, और ये पूछा गया कि अभी वर्तमान में क्या है, वर्तमान में क्या, और इससे पहले कितना था। बस अगर कुछ नहीं याद करना चाहते तो 3 डेटा तो याद कर ही लो, ये 3 डेटा याद कर ही लो। एक सवाल और पूछता हूं आपसे, मैंने जब डिस्क्रिप्टिव क्लास पढ़ा रहा था तब भी आप लोगों को बताया था और पूछा भी था। आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट के पहले जज का नाम। आपको बताना है जो 1950 वाला सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश का नाम। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो भाई मेरे भाई, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, किसके द्वारा? अब यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से सुनना है, समझना है, क्योंकि थोड़ा सा ही अगर मैंने प्रश्न में थोड़ी सी चेंजेस कर दी तो आंसर बदल जाएगा। थोड़े से प्रश्न में अगर मैं चेंजेस कर दूं तो आंसर बदल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी, रंजना शर्मा कह रही हैं सर LLB कर लीजिए आप। अरे LLB बेटा 3 साल अब करना पड़ेगा, और 3 साल अब कहाँ टाइम रह गया। विशाल जी ने बोला पार्लियामेंट में, मुझे पता था कि कुछ ना कुछ गलती होने वाली। तरुण, मेरा आंसर गलत है मतलब? नहीं सर, तरुण सर का ही आंसर बिल्कुल सही है, तरुण सर ने ही बिल्कुल सही आंसर दिया था मेरे भाई। उसका 34 भी बताया था, और ये भी बताया कि 65 ईयर्स में रिटायर हो जाते हैं। विशाल जी ने बताया है पार्लियामेंट, तरुण सर ने बताया है प्रेसिडेंट। अब देखिए इसमें होगा घमासान, विशाल जी का आंसर आ रहा है पार्लियामेंट और तरुण जी का आंसर आ रहा है ए यानी प्रेसिडेंट। SKD का आंसर आ रहा है ए यानी प्रेसिडेंट। तो आइए समझाते हैं आपको इस प्रश्न का मतलब क्या है, और पार्लियामेंट आंसर कब हो सकता है, प्रेसिडेंट आंसर कब हो सकता है। आंसर एक समय दोनों हो सकता है, लेकिन समझिए कब। ये प्रश्न है, देखिए मैं समझाना चाहता हूं विशाल जी को। विशाल जी ध्यान से सुनिएगा। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय, किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं, किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं। अगर विशाल जी यहां पे प्रश्न हो जाता, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच पार्टी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच पार्टी या फिर विच ऑर्गन, तब आंसर हो जाता मेरे भाई पार्लियामेंट। तब आंसर क्या हो जाता? पार्लियामेंट। Parliament can recommend to remove the judges of Supreme Court and High Court, but finally President can remove. Finally President can remove and Parliament can recommendation. I hope समझ आया होगा। अगर आप इसकी डिटेलिंग भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं कि how to remove of judges of Supreme Court and High Court, तो I will discuss with you in this class at the moment। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो तो, क्योंकि वो 5 मिनट का समय लेगा, अगर आप जानना चाहते हो तो। चलिए सर, तरुण सर ने तो 30 बताया था बेटा, ध्यान से देखो, तरुण सर ऑप्शन के हिसाब से 30 बताए थे, लेकिन उसके बाद मैक्सिमम 34 बताए थे, ये भी तो ध्यान दे लो तरुण सर का। चलो तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा, 9वां सवाल आपको समझ आया होगा। और अगर आप जानना चाहते हैं तो ये 124 का सब क्लॉज आप 4 पढ़िएगा, इसमें बताया गया है 124 का सब क्लॉज 4 पढ़िएगा। विशाल जी आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आपको समझ आया या नहीं, और अगर आप उसका डिटेलिंग भी जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से छोटा इम्पीचमेंट इनके ऊपर लगाया जाता है राज्यसभा लोकसभा में, और 3 लोग इसमें होते हैं जो कि CJI भी हो सकते हैं, हाई कोर्ट का एक जज हो सकता है और एक ज्यूरिस्ट हो सकता है, और ये लोग इनके ऊपर एलिगेशन जो चार्ज लगे हैं उसकी जांच करते हैं। यानी 2 तरीके से हटाए जा सकते हैं, एक तो यदि उनके ऊपर कोई दुर्व्यवहार साबित हो जाए, या तो दूसरा वो अक्षम हो यानी सक्षम ना हो, जज बनने के लायक ना हो। ठीक है, इन 2 बेसिस पे हटाते हैं। चलिए अच्छा, प्लीज क्या है, समझना चाहते हो क्या? समझना चाहते हो तो क्लियर बताओ, मैं समझा देता हूँ। आओ समझा देता हूँ, देखो क्या है कहानी उसकी, किस तरीके से रिमूव किया जाता है इन दोनों को। तो रिमूवल प्रोसेस मेरे भाई किस में है, आइए समझ लेते हैं। रिमूवल प्रोसेस इन दोनों का किस में है।
यहाँ पे मैं सुप्रीम कोर्ट की भी बात कर लेता हूँ और हाई कोर्ट की भी बात कर लेता हूँ, चाहे जो हो। रिमूवल प्रोसेस आर्टिकल 124 के 4 के अंतर्गत है, आर्टिकल 124 के 4 के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत कौन हटेगा? सुप्रीम कोर्ट। और अगर हाई कोर्ट को हटाना है, हाई कोर्ट के जज को हटाना है, तो आर्टिकल 217 मेरे भाई हाई कोर्ट के जज के रिमूवल का प्रोसेस है। ठीक है, हाई कोर्ट जो बसता है, हाई कोर्ट 214 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है और सुप्रीम कोर्ट 124 के अंतर्गत आता है। हाई कोर्ट हमारा आता है भाग 6 में और सुप्रीम कोर्ट आता है भाग 5 में। खैर छोड़िए उन सब बातों को, आइए हटाते हैं। अगर कुछ ऐसी चीजें बनती है मेरे भाई तो ध्यान से समझिएगा। एक है हमारे पास लोकसभा और दूसरा है हमारे पास राज्यसभा। एक है हमारे पास लोकसभा और दूसरा है हमारे पास राज्यसभा। प्रेसिडेंट के ऊपर जो महाभियोग लगता है वो आर्टिकल 61 के अंतर्गत लगता है। लगभग वही प्रोसेस है, लगभग वही प्रोसेस है। अब देखिए, अब लोकसभा में भी प्रस्ताव आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है। अगर कभी इस तरीके का सवाल पूछे कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाना है तो वो प्रस्ताव कहां से शुरू होगा, वो प्रपोजल कहां से शुरू होगा, तो इन एनी हाउस, यानी राज्यसभा या लोकसभा दोनों। अगर यहां से शुरू हो रहा है तो कितने लोग चाहिए? 100 लोग चाहिए, 100 MP चाहिए। और यहां से शुरू हो रहा है तो कितने MP चाहिए? 50 MP चाहिए। ये 50 MP क्या करेंगे? सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर करेंगे यानी हस्ताक्षर करेंगे। ये 50 MP यहाँ पे क्या करेंगे? सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करने के बाद ये किसको दे देंगे? लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर महोदय को दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे स्पीकर के पास चला जाएगा। अगर यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है तो ये किसके पास चला जाएगा? इनके चेयरमैन के पास चला जाएगा, यानी राज्यसभा के सभापति के पास चला जाएगा। अब इन दोनों के पास ये पावर है कि इस बिल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, इस प्रस्ताव को रिजेक्ट भी कर सकते हैं और इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अब रिजेक्ट कर दिया तो कोई बात ही नहीं, एक्सेप्ट किया तो आइए समझते हैं एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है। अब मान लो इन्होंने इसको क्या कर लिया? स्वीकार लिया। स्वीकार लिया तो बस यहीं पे कहानी अब रुक जाएगी। स्वीकारने के बाद क्या होगा समझिएगा ध्यान से। स्वीकार लिया तो अब तीन लोगों की एक कमेटी बैठेगी, 3 लोगों की एक कमेटी बैठेगी। इसमें कौन हो सकता है? CJI हो सकते हैं, प्लस हाई कोर्ट के मेन जज हो सकते हैं। ठीक है, मेन जज, और प्लस एक होगा ज्यूरिस्ट, प्लस एक होगा ज्यूरिस्ट। अब मान लो इन केस की CJI को ही हटाना है, इन केस बेटा CJI को ही हटाना है, तो यहाँ पे और कौन हो सकता है? उनके जगह पे सीनियर मोस्ट जज। सब कुछ मैं बता रहा हूँ, एक भी चीज नहीं छूटेगा। सीनियर मोस्ट जज हो सकता है अगर हाई कोर्ट CJI को ही हटाना है तो। अगर यहाँ पे किसी हाई कोर्ट के मेन जज को हटाना है तो किसी भी राज्य का हाई कोर्ट का मेन जज हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तीनों लोग जांच करेंगे कि जो इस व्यक्ति के ऊपर, इस न्यायाधीश के ऊपर एलिगेशन लगा क्या वो सही है। कौन सा एलिगेशन होता है? प्रूव्ड दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार पता नहीं कैसे लिखते हैं, दुर्व्यवहार। या फिर दूसरा वाला क्या हो सकता है? अक्षमता, अनएलिजिबिलिटी, यानी योग्य ना हो। यही 2 कारण होता है जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। अब यहां पे ये पास हो गया, चलो मैंने कर दिया यहां पे इसको पास हो गया, यानी इनके ऊपर ये प्रूफ हो गया कि ये अक्षम है या फिर दुर्व्यवहार सिद्ध हो चुका है, इनके ऊपर कुछ गलत काम किए। जैसे ये पास हुआ तो अब ये बिल कहां जाएगा समझिएगा। अब ये वाला जाएगा लोकसभा में, अब ये जाएगा लोकसभा में और यहाँ राज्यसभा में। अब लोकसभा में उस सिद्ध दुर्व्यवहार को 2/3 बहुमत से पास होना होगा और यहाँ पे भी 2/3 बहुमत से पास होना होगा। जैसे ही इन दोनों जगह 2/3 बहुमत से पास होगा, यानी रिकमेंडेशन हो जाएगा किसको? रिकमेंडेशन हो जाएगा प्रेसिडेंट को। राष्ट्रपति महोदय अब क्या कर देंगे? उनको हटा देंगे। फाइनली राष्ट्रपति महोदय उनको हटा देंगे। चलिए भैया, मजा आया तो आगे चलते हैं। समझ आ गया मेरे भाई, आगे चलते हैं। बहुत बेहतरीन, हमारा समय आप लोगों ने ले लिया है यहाँ पे। अब मैं चलता हूँ अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कुछ ये रहा। आप अच्छा ये बताइएगा, समझ आ गया सबको ना? तो एक सवाल मेरी तरफ से, मैंने एक सवाल आप लोग से पूछा था कि कौन था प्रथम जज सुप्रीम कोर्ट का? किसी का भी आंसर नहीं आया, एकदम लापरवाह लोग हो आप लोग। और दूसरा मैं सवाल आपसे पूछता हूं कि क्या किसी जज के खिलाफ इम्पीचमेंट आया था? क्या किसी जज के खिलाफ इम्पीचमेंट, किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के खिलाफ ये महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, उनको हटाने के प्रोसेस शुरू की गई थी? अगर हाँ तो कौन था? लेकिन मेरे दोस्त उससे पहले आप शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाक से लाइक कर दो मेरे भाई, लाइक ठोक दो। अब ये सवाल देखो, निम्नलिखित में से किसने
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष पद को धारण किया था। कौन ऐसा था जो लोकसभा का अध्यक्ष भी बना था और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी था? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी और लोकसभा का अध्यक्ष भी। सवाल नंबर 10 आपके सामने है, सवाल नंबर 10 आपके सामने है मेरे भाई, सवाल नंबर 10 आपके सामने है। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कि कौन ऐसा व्यक्ति था। चलो, के.एस. हेगड़े, एसकेडी आंसर बताया के.एस. हेगड़े। रंजना शर्मा ने बताया आंसर बी, एसकेडी ने बताया हेगड़े हेगड़े हेगड़े। चलो भाई चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा? के.एस. हेगड़े साहब हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएंगे? के.एस. हेगड़े साहब। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 1967 से लेके 73 तक ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे। 63 से लेके 73 तक सुप्रीम कोर्ट के जज थे और 1977 से लेके ये 80 तक मेरे भाई लोकसभा के स्पीकर थे, लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे, लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे। इस दौरान ये जज थे सुप्रीम कोर्ट के और वहां पे लोकसभा के अध्यक्ष थे। क्लियर इतनी बात? 10 का बी युवराज अंकुर मिश्रा ने भी बताया। अगले सवाल पे चलते हैं क्योंकि समय बहुत ही कम है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैड द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा न्यायाधीश है जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है मेरे भाई? तो ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसी सिचुएशन भारत देश में आ चुकी थी, ऐसा समझिएगा कि जब राष्ट्रपति का पद अनुपस्थित हो जाए, यानी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, ऐसी सिचुएशन में उपराष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार होता है या फिर जो उपराष्ट्रपति के पद पे बैठा होता है, यानी राज्यसभा का सभापति, वो आ जाता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। लेकिन इन केस की अगर उपराष्ट्रपति भी अपने पद पे नहीं है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जज होता है वो आ जाता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तो ऐसा ही हुआ था ज्ञानी जैल सिंह के समय में। ज्ञानी जैल सिंह के समय में कहानी कुछ इस तरीके से थी कि उनकी मृत्यु हो जाती है अचानक से और चुनाव लड़ने के लिए नीलम संजीवा रेड्डी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जो कि वो उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। और जैसे उन्होंने पद से इस्तीफा दिया तो भैया उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया, राष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया। और ऐसी स्थिति में इन्हीं में से एक व्यक्ति ऐसा था जो सुप्रीम कोर्ट का मेन जज था और वो आ गया कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के लिए। समझ आया? तो एम हिदायतुल्लाह आंसर आ चुका है। युवराज अंकुर मिश्रा ने भी आंसर दिया 10 का भी। विशाल जी ने आंसर दिया एम हिदायतुल्लाह। एसकेडी ने भी आंसर दिया एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह मेरे भाई, एम हिदायतुल्लाह। 11 सवाल का आंसर हो गया। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ स्टेट इन इंडिया? अब इसका आंसर बताओ, भारत के किस राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी किसी हाई कोर्ट की? सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं, ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट पूछता है तो फातिमा बीबी, अगर सुप्रीम कोर्ट पूछता है तो फातिमा बीवी हो जाएगा मेरे भाई। लेकिन अगर हाई कोर्ट पूछता है तो आंसर बदल जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट पूछा होता तो फातिमा बीवी आंसर होता, लेकिन इसने क्या पूछा है? उच्च न्यायालय पूछा है, उच्च न्यायालय पूछा है। तो 11 11 11 12 12 12 का सी बता रही रंजना शर्मा, तरुण सर भी बता रहे 12 का सी। लीला सेठ, लीला सेठ क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर हो जाएगा 12 का 1991 में इन्होंने हाई कोर्ट के जज को पद को सुशोभित किया था, हाई कोर्ट के जज के पद को सुशोभित किया था। आइए अगले सवाल में आपको दिखाते हैं कि किस हाई कोर्ट में पहुंची थी, किस हाई कोर्ट में थे। समझिएगा, उच्च न्यायालय जिसे पहली मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है, जिसे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है, कौन सा न्यायालय था? अब ये बताएंगे आप लोग। निखिल कुमार जी भी क्लास में आ चुके हैं। सवाल नंबर 13 स्क्रीन के सामने है। 12 का सी भी आपने बिल्कुल सही बताया। युवराज अंकुर मिश्रा, निखिल जी ने आंसर दिया, रंजना शर्मा ने आंसर दिया, सबने आंसर दिया मेरे भाई। लेकिन फटाफट से एक बार तो वीडियो लिंक शेयर तो कर ही सकते हो, वीडियो लिंक शेयर तो कर ही सकते हो मेरे दोस्तों। अगर नहीं कर सकते हो तो फिर पिटाई भी खाने के लिए तैयार हो जाओ। जल्दी से जल्दी लिंक को शेयर करो। और यहाँ पे बताओ कि जो हमारी लीला सेठ है किस न्यायालय में 1991 में एज अ जज अपॉइंट की गई थी? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में 1991 में ये एज अ जज अपॉइंट की गई थी, एज अ जज अपॉइंट की गई थी। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेट अप बाय, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट, बाय ए प्रेसिडेंट ऑर्डर, बाय द एक्ट ऑफ 1947, बाय द एक्ट ऑफ 1947। तो फटाफट से बता दो। अब देखो कि भारत का सुप्रीम कोर्ट है किसमें? आर्टिकल 124 के अंतर्गत आता है, भाग 5 के अंतर्गत आता है। और ये है किसमें? ये है किसमें? हमारे
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो जाहिर सी बात है किसके द्वारा स्थापित किया गया होगा। 13 का डी आंसर आ रहा है, आपको बताना है 14 का मेरे भाई, आपको 14वें का आंसर बताना है जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पे 14 का आंसर क्या हो जाएगा, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आंसर 14 क्या कहता है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेरे भाई, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 124 कहता है द कंपोजिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अकॉर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आगे बढ़े 15वें सवाल की तरफ। भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख हैं, भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख हैं, यानी इंडियन जुडिशरी इज हेडेड बाय, इंडियन जुडिशरी का सबसे प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सुप्रीम कोर्ट है, या फिर पार्लियामेंट है, या फिर पार्लियामेंट है। तो देखते हैं किसका आंसर सही आता है। 14 का ए, निखिल जी ने आंसर दिया था 14 का ए, टर्न ऑन डेली, क्लास में आ चुके हैं, वेरी गुड मॉर्निंग सर। विशाल जी ने आंसर दिया था ए, तरुण सर ने आंसर दिया था ए, युवराज अंकुर मिश्रा ने भी आंसर दिया है ए, और ए उसका बिल्कुल सही आंसर था, ए उसका आंसर सही था मेरे भाई। क्या था आंसर, ए देख लेते, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आपको बताना है कि द इंडियन जुडिशरी इज हेडेड बाय, भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख क्या है। तरुण सर ने आंसर दिया है सी, युवराज अंकुर सर ने भी आंसर देना शुरू कर दिया मेरे भाई, जल्दी से जल्दी आंसर दो। विशाल जी ने आंसर दिया है सुप्रीम कोर्ट, निखिल जी का आंसर अभी तक नहीं आया है, सत्येंद्र यादव जी का आंसर नहीं आया है, जौहर जैदी का आंसर नहीं आया। फटाफट से आंसर दे दो मेरे भाई। निखिल जी ने आंसर दिया डी यानी 15 का डी यानी पार्लियामेंट, 15 का डी यानी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन बनना शुरू हो गया है। तो स्टेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक चीज समझिएगा निखिल जी, स्टेट यानी राज्य को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन सा राज्य, जो सेंट्रल की बात कर रहा हूं मैं, पूरे देश की बात कर रहा हूं, उसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक डिवाइड किया गया एग्जीक्यूटिव, दूसरा हमारा लेजिस्लेटिव, और तीसरा हमारा बन जाएगा जुडिशरी, तीसरा हमारा बनता है जुडिशरी। और इन तीनों की पावर्स अलग अलग होती है, इन तीनों की पावर्स अलग अलग होती है, इन तीनों में किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता है, सबकी पावर्स अलग अलग डिवाइड कर दी गई। जैसे आर्टिकल 50 के तहत एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की पावर डिवाइड है, आर्टिकल 50 के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति डिवाइड है। कार्यपालिका और ये जो हमारा पार्लियामेंट है, ये हमेशा किसका है, ये लेजिस्लेचर का कार्य करता है, यानी विधायिका का कार्य करता है। किसका मेरे भाई, विधायिका। यहाँ पे नियम कानून बनाए जाते हैं। और रहा बात हमारे जुडिशरी का, तो जुडिशरी का जो मेन होता है, मुखिया होता है, वो होता है सुप्रीम कोर्ट। मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट की पहली क्लास में, और आप उस क्लास में थे भी। मैंने बताया कि सुप्रीम जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, उसको एक पिरामिडिकल ढांचे में डिवाइड किया गया, पिरामिडिकल ढांचे में बांटा गया, और उसमें सबसे ऊंचा, सबसे हेड पे कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट से नीचे क्या आता है मेरे दोस्त, सुप्रीम कोर्ट से नीचे आता है हमारा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट सभी राज्य के लिए एक एक हाई कोर्ट होता है, 25 हाई कोर्ट है। उससे नीचे आता है हमारा सब ऑर्डिनेट यानी अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय को अगर बेसिक पार्ट में डिवाइड किया जाए तो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाता है और सेशन कोर्ट हो जाता है, यानी सिविल का मामला देखने वाला और क्रिमिनल मामला देखने वाला। सेशन कोर्ट में हम फौजदारी मामले देखते हैं यानी क्रिमिनल मामले देखते हैं, और सिविल कोर्ट में हम यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम क्या देखते हैं, दीवानी के मामले देखते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, हमारा आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सन्नी कुमार क्लास में आ चुके हैं, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। युवराज अंकुर मिश्रा ने 15 का सी आंसर बताया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो एक बार फिर से वही प्रश्न है, तो मैं इसको तुरंत आंसर बताता हूँ। प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कॉलेजियम, कॉलेजियम के द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं और प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। क्लियर है इतनी बात। 16 का आंसर हो चुका है। 17 पे चलते हैं। आर्टिकल 134A, आर्टिकल 134A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट डील्स विद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134A, ध्यान से समझिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र से संबंधित है। द स्टेट गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट, द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ध्यान से समझिएगा, अनुच्छेद की बात कर रहा है और हम इस तरीके के सवाल को किस तरीके से लगाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग मैथ्स के क्वेश्चन को समटाइम्स लगाते होंगे, टाइम एंड वर्क का होता है, पाइप एंड सिस्टम का होता है, या फिर किसी भी अरिथमेटिक का होता है, अलजेब्रा का होता है, किसी भी चीज का होता है, ट्रिग्नोमेट्री का होता है, तो वैल्यू पुट करके देखते हो, वैल्यू पुट करके देखते हो ना, एक ऑप्शन उठाते हो और वैल्यू पुट करके देखते हो। यहाँ भी मैं वैल्यू पुटेशन का काम आपको बताता हूँ। देखो स्टेट की अगर बात की जाए, स्टेट की अगर बात की जाए मेरे भाई, तो ये कब आता है, कहाँ आता है, ये पार्ट 6 के अंतर्गत आता है और इसका अनुच्छेद होता है 152 से लेके 237 तक।
152 से लेके 237 तक होता है। तो क्या इसके अंतर्गत 134 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। नेक्स्ट यूनियन की अगर बात की जाए तो ये पार्ट 5 के अंतर्गत आता है, भाग 5 के अंतर्गत आता है, ध्यान से समझिएगा। और ये अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक आता है, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक आता है। क्या इसके अंतर्गत 134 आता है? बिल्कुल इसके अंतर्गत 134 आता है। नेक्स्ट अगर हम अपने आप को क्लेरिफिकेशन करेंगे, फंडामेंटल राइट की अगर बात करेंगे तो ये आता है पार्ट 3 के अंतर्गत, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के अंतर्गत, और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक आता है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। और यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये आता है भाग 4 में, पार्ट 4 के अंतर्गत आता है 36 से 51 तक। मेरे भाई ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ से कहाँ तक आता है, कौन सा पार्ट कहाँ से कहाँ तक आता है। युवराज अंकुर मिश्रा ने 17 का आंसर बताया बी, तो यहाँ पे 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यूनियन गवर्नमेंट। अगले सवाल में चलते हैं, कौन सा अनुच्छेद 1437? अरे वाह, इतना बड़ा अनुच्छेद आ गया। देखो यहाँ पे इसको हटा दो मेरे भाई, सिर्फ 143 करो, सिर्फ 143 करो, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो कौन अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला भेज सकता है? परामर्श यानी एडवाइजरी। तो हु कैन सेंड अ मैटर टू सुप्रीम कोर्ट फॉर कंसल्टेशन अंडर 143? तो देखो, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143 देयर आर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, यानी सलाहकार क्षेत्राधिकार आता है सुप्रीम कोर्ट का। और सलाहकार क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति किसी भी तथ्य पे, किसी भी टॉपिक पे एक रिकमेंडेशन भेज सकते हैं कि इसके ऊपर एडवाइस दिया जाए या इसके ऊपर अपना तथ्य प्रकट किया जाए कि क्या चीज सही हो सकता है। ये किसके अंतर्गत आता है? ये आर्टिकल 143 के अंतर्गत आता है। बेसिक मामलों में अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पास 3 प्रकार के ज्यूरिसडिक्शन होते हैं। एक होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार। एक होता है हमारा, बाकी तो बहुत सारे होते हैं, एक होता है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार, और एक हमारा होता है मेरे दोस्तों ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। बाकी मौलिक अधिकार का ज्यूरिसडिक्शन भी होता है। इन सबको हमने उठा के किसमें कर दिया? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर कर दिया, क्षेत्राधिकार। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एडवाइज एंड कैन टेक ऑल्सो एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द इंटरप्रेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, भारतीय संविधान का व्याख्याकार कौन है? समटाइम्स क्या होता है, संविधान के अनुच्छेद के ऊपर केस होते हैं कि हमने आर्टिकल 14 के ऊपर केस कर दिया है कि इस तरीके से है, इसमें सभी के लिए इस तरीके की व्यवस्था नहीं है। आर्टिकल 16 के ऊपर कर दिया कि सभी को सरकारी नौकरियों में समान नियोजन का कार्य नहीं मिल रहा है। तो उसमें चीजें बदलती रहती है, समय समय के साथ उसमें सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेशन करता रहता है और उसमें पार्लियामेंट नए नए नियम कानून बनाता रहता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का व्याख्याकार कौन है। अगर आपको भारतीय संविधान के कुछ आर्टिकल्स नहीं समझ आ रहे तो कौन क्लियर करेगा? वो क्लियर करने का काम होता है मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट का। वो क्लियर करने का काम किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का। यानी सुप्रीम कोर्ट कैन बी से कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा पार्लियामेंट क्या होता है? नियम कानून बनाता है। पार्लियामेंट क्या है? नियम कानून बनाता है मेरे भाई। साथ ही साथ उसके बाद जो हमारा एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी होता है, जो हमारा मंत्रिमंडल होता है, वो नियम कानून को चलवाता है, देखता है उसको। और अगर कोई व्यक्ति नियम कानून तोड़ता है तो उसके ऊपर ध्यान कौन देता है? हमारा जुडिशरी देता है, यानी न्यायपालिका देता है। तो सवाल 19 का आंसर हो जाएगा ये। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हाउ मेनी ज्यूरिसडिक्शन? कितने प्रकार के ज्यूरिसडिक्शन है? मैंने आपको बताया ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी है, कंसल्टेटिव ज्यूरिसडिक्शन भी है, एपीलेट और कंसल्टेटिव ज्यूरिसडिक्शन ये भी है, ओरिजिनल भी है, एपीलेट भी है और कंसल्टेशन भी है। ये तीनों प्रकार के ज्यूरिसडिक्शन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका आंसर होने वाला है डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओरिजिनल यानी मूल क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, कंसल्टेशन यानी सलाहकार क्षेत्राधिकार है। तो यहाँ तक कहानी समझ आई तो बहुत बेहतरीन। आप सभी लोग क्लास में बने हुए थे, लिंक को शेयर भी किया था, मजा भी लिया था, एंजॉयमेंट भी किया था। तो एक बार फिर से नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोग आइएगा। अभी ये बेसिक सवाल थे, इसके अब कुछ और ज्यादा हाई लेवल के सवाल भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि रेलवे, एनटीपीसी जैसे एग्जाम में, रेलवे के एनटीपीसी, यूपीएसआई का एग्जाम ले लो, सीडीएस का ले लो, एनडीए का ले लो, ओटीए का ले लो, एसएससी सीजीएचएसएल ले लो, सीजीएल ले लो, एमटीएस ले लो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लो, ग्रुप
डी का भी ले लो तो यहाँ से प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। आप सिर्फ एक बार मेरा वीडियो देखिएगा, एक्सप्लेनेशन मेरा सुनिएगा, आपका सभी प्रकार का पॉलिटी का डाउट्स क्लियर हो जाएगा। अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट में कोई डाउट है तो आप जरूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए परीक्षा 365 में, देखिए अगले क्लास में इंग्लिश का सेशन। थैंक यू सो मच।